नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूं ट्रांसलेशन के सीरीज़ मास्टरी और सेंटेंसेस के दूसरे लेसन को लेकर। पहला लेसन जो मैंने सिखाया था उसमें मैंने पूरा इसका फाउंडेशन बताया था ट्रांसलेशन का। उस फाउंडेशन को समझने के बाद आगे के जो भी इसके एक्सरसाइजेज होंगे वो बहुत आसानी से आप समझेंगे। तो यदि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेसन 2 होना बोधक वाक्य, इसका बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य। यदि आपने लेसन 1 न देखा हो तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि आपने लेसन 1 नहीं देखा है तो वो वीडियो मास्टरी ऑन सेंटेंसेस के नाम से लेसन 1 करके अवेलेबल है, आप पहले उसको देखिए, फिर यहाँ आएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। वैसे मैं इस लेसन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जा कर के उस लेसन को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक बार आपसे ये अनुरोध करूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। आपकी समस्याओं से रूबरू होने का भी एक मौका मिलता है और अपने प्रयास में अगर कहीं कोई कमी रह गई तो उस कमी को भी सुधारने का एक अवसर होता है मेरे लिए। इसलिए कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कमेंट ज़रूर करें। और एक चीज़ और मैं आग्रह करूँगा, जब मैं वीडियो शुरू करता हूँ और ये चीज़ें जाएंगी, मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम समय दे ही रहे हैं, 10 मिनट समय ज़्यादा लगने से अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आने वाली लाइफ में हम प्रॉब्लम फ्री होकर के आगे की चीज़ों को बढ़ सकें तो 10 मिनट समय अभी खर्च कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो एक आग्रह और करूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैंने लेसन 1 में जो कुछ भी पढ़ाया था एक शॉर्ट में उसका मैं आपको अभी एक रिकैप उसका करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे जो हो सकता है कि दिमाग से कहीं निकल गए होंगे, 2-3 दिन पहले का वो चीज़ था, तो मैं उसको आपको डिटेल से बता देता हूँ। और मैं आगे शुरू करूँ कुछ भी तो एक चीज़ और बता दूं कि आप जो भी अभी बोर्ड पर आपको दिख रहा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ मैं इरेज आउट कर दूं तो आपको बाद में ना मिले। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो मैं आगे जो कुछ भी बताऊंगा या फिर कभी बाद में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो देख करके आप उसको दूर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने बताया था पिछले लेसन में, उसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, वो टर्मिनोलॉजी ही इम्पॉर्टेंट है और उस टर्मिनोलॉजी से ही आपका सारा काम होने वाला है। तो मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूं यहाँ पर। उसमें मैंने पहला चीज़ बताया था, उसका नाम था मूल क्रिया। ये एक टर्मिनोलॉजी था। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि खाना, पीना, गाना, बजाना। ये मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, खाना, पीना, गाना, बजाना। इन सब के अंत में आप देखें तो आपको ना नज़र आ रहा है, ये ना लगा हुआ है। इसे कहते हैं ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। तो ये मूल क्रिया हुआ। अंग्रेजी में अगर इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी हो तो मूल क्रिया की अंग्रेजी 2+ V1 के फॉर्म में होती है। V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे अगर खाना का अंग्रेजी लिखना हो तो हम टू ईट लिखेंगे, केवल ईट नहीं लिख सकते। पीना का लिखना हो तो टू ड्रिंक लिखेंगे। अगर गाना का लिखना हो तो टू सिंग लिखेंगे। अगर बजाना का लिखना हो तो टू रिंग लिखेंगे। ये होता है इसका। तो जिसको हम हिंदी में मूल क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को इन्फिनिटिव कहा जाता है। 2+ V1 ये इन्फिनिटिव है, यही अंग्रेजी इसका मूल होता है। तो ये ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। लेकिन जब ये काम की क्रिया बनने लगती है तो ये ना हट जाता है, और इस ना के हटने से जो जगह खाली होती है, तो दूसरा टर्म मैंने आपको पहले लेसन में बताया था, मूल क्रिया में ना की जगह।
ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने सब में से ना हटा दिया तो ये ना की जगह खाली हो गई, तो इसको कहेंगे मूल क्रिया में ना की जगह। ये दूसरा टर्मिनोलॉजी था। और तीसरा टर्मिनोलॉजी मैंने ये बताया था अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। ये देखिए मैं उसको लिख रहा हूं यहां पर। अपूर्ण कार्यकारी क्रिया, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब। अब ये होता क्या है, तो जब काम की क्रिया बनने लगती है तो मूल क्रिया में से ना हट जाता है और उस ना की जगह ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, चुका, लिया, दिया, गया जैसे कुछ अन्य शब्द आकर के और नए एक शब्द खंड का निर्माण करते हैं। तो जैसे खाना में ना की जगह मैंने ता लगा दिया, ये बन गया खाता। पीना में ना की जगह ते लगा दिया, बन गया पीते। उसी तरीके से गाना में ना की जगह ती लगा दिया, गाती। और बजाना में ना की जगह रहा लगा दिया, बजा रहा। तो अब ये जो शब्द बना खाता, पीते, गाती, इसी को हम कहते हैं ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। और ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया जो तीसरा टर्मिनोलॉजी है, यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे इस पूरे ट्रांसलेशन के सीरीज में। वैसे तो ये पूरा सीरीज जो अभी बनेगा, ये इसके 10 लेसन बनेंगे। आज आपको सेकंड लेसन मिल रहा है, इसके बाद आने वाले अभी अब और 8 लेसन हैं, वीडियो बनेंगे इसके। और वो 8 वीडियो में हम एकाक्षर क्रिया वाला पूरा ट्रांसलेशन समाप्त करेंगे। और 10 वीडियो के बाद जो लेसन मिलेगा वो होगा बहुअक्षर क्रिया वाला। अब देखिए उस बहुअक्षर क्रिया में इस अपूर्ण कार्यकारी क्रिया का क्या महत्व है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया ही वह है जिसके वाक्य में मौजूद होने से क्रिया बहुअक्षर हो जाती है, और अगर ये ना हो तो एकाक्षर हो जाती है। मैं आपको उदाहरण से यहाँ समझा रहा हूँ। अभी ये तो मैंने, अब इसको मैं इरेज आउट करता हूँ। मूल क्रिया ये सब आप समझ चुके हैं। इसमें जितनी जगह है बोर्ड पर और कैमरे के रेंज में जितना चीज़ आ रहा है, मैं उसके हिसाब से इसको लिख करके और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखें आप, अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। मैंने एक वाक्य लिखा, दवा लाल है। ये पहला वाक्य है। और मैं दूसरा वाक्य लिख रहा हूं, राम पढ़ता है। अब देखिए हिंदी वाक्य के अंत में प्रायः है, हो, हूं, था, थे, थी, इसमें से कोई ना कोई एक सामान्यता होता है। जैसे यहां अगर हम देखें तो यहां है, हो, था, थे, थी में से क्या नजर आ रहा है। पहले वाक्य में देखिए है और दूसरे वाक्य में है। इस दूसरे वाक्य में देखिए कि है के पहले क्या है, पढ़ता। पढ़ता में ना मूल क्रिया अगर हम लगाएं तो बनेगा पढ़ना। इसमें मूल क्रिया ना की जगह क्या लगा हुआ है, ता। और इसी ता के लगने से ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया बन गया जो मैंने यहाँ लिखा है। ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। तो कहने का मतलब कि हिंदी सरल वाक्य के अंत में जो भी है, हो, हूं, था, थे, थी, हो, उसके ठीक सटे पहले अगर अपूर्ण कार्यकारी क्रिया मौजूद हो तो ये दोनों मिलके उस वाक्य की क्रिया कहलाएगी। और यहाँ 1, 2, 3, 4 एक से अधिक अक्षर का होने के कारण ये बहुअक्षर क्रिया कहलाता है। जस्ट इसके अपोजिट देखिए, ऊपर में है के पहले कोई, दवा लाल है, यहाँ कोई अपूर्ण कार्यकारी क्रिया नहीं है, इसलिए यह एकाक्षर, यही एकमात्र इसकी क्रिया हो गई। और इसमें केवल एक अक्षर है, इसलिए ये एकाक्षर क्रिया हुआ और ये बहुअक्षर हुआ। तो आपने देखा कि ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया जो है ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर है, हो, था, थे, थी के पहले ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया मिल जाए तो क्रिया बहुअक्षर, और ना हो तो क्रिया एकाक्षर। चलिए अब एकाक्षर बहुअक्षर आप समझ गए। तो मैंने चौथा टर्म उसमें समझाया था अपूर्ण कार्यकारी क्रिया के बाद में एकाक्षर, और 5वां टर्म था बहुअक्षर। डिटेल के लिए आप मेरा लेसन 1 आप देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें क्लियर की गई है। तो ये एकाक्षर और बहुअक्षर हो गया। ये दूसरा वाक्य जो है ये बहुअक्षर क्रिया का उदाहरण है,
और जो पहला वाक्य है एकाक्षर क्रिया का। हम जो अभी मास्टरी ऑफ सेंटेंसेस के सीरीज बना रहे हैं वीडियो, इसमें हम केवल अभी एकाक्षर क्रिया वाले वाक्य का स्टडी कर रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं कि अभी हमें बहुअक्षर पर चर्चा नहीं करनी है, लेकिन इसकी चर्चा करनी पड़ी क्योंकि इसका हेडिंग ही यहां पर आप देख रहे हैं, बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य। तो अगर मैं ये बहुअक्षरी आपको नहीं बताता तो ये बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य आपको समझ में नहीं आता। अब मैंने एक चीज और बताया था उसमें कि एकाक्षर क्रिया वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए कुल 8 क्रियाएं हैं हमारे पास में। पहला 5 का फंक्शन समूह था, इज, आर, एम, वाज, वेयर। ये 5 इसको वर्ब टू बी अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं होना बोधक वाक्य। और दूसरा जो समूह था वह क्रिया का वो था हैज, हैव और हैड। ये 3, इसका 3 नाम मैंने दिया था त्रिरत्न और इस 5 का नाम दिया था पंचरत्न। तो अभी जो हम लोग वाक्य का ट्रांसलेशन सीख रहे हैं उसमें हमें पंचरत्न का काम करना है, यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर का इस्तेमाल करना है। अब ये क्या है होना बोधक और अधिकारी बोधक, ये भी जान लेते हैं। वाक्य के अंत में है हो थाथी थी रहता है और इससे जब हमें ये पता चले कि कर्ता के अधिकार में कोई वस्तु है और कर्ता उस वस्तु का मालिक है, उसको अधिकारी क्रिया कहेंगे। और जिस वाक्य में अधिकारी क्रिया होगी उसको अधिकारी वाक्य कहेंगे। और जिसमें ये दोनों में से कुछ पता नहीं चले वो होना बोधक है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, राम को हाथी है। यहां है, इस है से पता चल रहा है कि राम इस वाक्य का कर्ता है, इसके अधिकार में क्या है, हाथी है। इस हाथी का मालिक कौन है, राम। तो ये अधिकारी क्रिया हो गई और इसकी अंग्रेजी के लिए हम लोग हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करते हैं। पर ऊपर वाले वाक्य में देखिए दवा लाल है, यहां है से नहीं पता चल रहा है कि दवा का अधिकार में कोई चीज है या दवा किसी चीज का मालिक है। यहां दवा के लाल होने का पता चल रहा है, इसीलिए इसको होना बोधक वाक्य कहते हैं। होना बोधक वाक्य 6 प्रकार के होते हैं और अधिकारी वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल अभी हम अधिकारी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं होना बोधक वाक्य। और इस होना बोधक वाक्य में मैंने पहला पढ़ाया था, होना बोधक वाक्य के 6 प्रकार हैं। पहले लेसन में मैंने बताया था सीधा साधा होना बोधक वाक्य, वो पहला प्रकार था। इस वाक्य में मैं आपको बता रहा हूं बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य, और ये दूसरा प्रकार है होना बोधक वाक्य का। अब आप कहेंगे कि बहुअक्षरी की तो सीरीज आप 10 लेसन के बाद में 10 वीडियो बनाने के बाद शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये देखिए यहां बहुअक्षरी अब समझने की बात आ रही है। आप यहां देखिए, आम मीठा होता है, ये वाक्य है। वाक्य के अंत में है और है के पहले क्या लगा हुआ है, होता। होता का अगर मूल क्रिया में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, होना। यहां ना की जगह ता लग गया तो ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया के तरीके से हुआ या नहीं हुआ, यानी हो ही गया, ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया ही है। तो ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया जब आ जाए है हो के पहले तो वो तो बहुअक्षर बन जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो 1, 2, 3 अक्षर की क्रिया हुई, इसलिए ये बहुअक्षर हो गया देखने में। आप देखिए, बर्फ ठंडी रहती है, रहना ना की जगह ती लगा हुआ, तो ये भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया हुआ। तो फिर 1, 2, 3, 4 अक्षर की क्रिया हो गई। बिल्कुल सही बात है कि ये बहुअक्षरी हो गया। तीसरा, रामपुर यहां से 4 मील पड़ता है। अब देखिए, पढ़ना ना की जगह ता यहां भी लग गया, तो ये भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया हो गया। तो बड़ा स्वाभाविक चीज है कि ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया और है, ये दोनों मिलकर वाक्य की क्रिया हो रही है और इसमें 1 से अधिक अक्षर हैं, इसलिए ये बहुअक्षरी वाक्य हो गए। अब आगे देखिए, लड़के बहादुर होते हैं, तो होना ना की जगह ते लगा हुआ, तो ये भी बहुअक्षर हो गया। अब ट्रांसलेशन की बारी आती है कि ये बहुअक्षरी होना बोधक, अब पढ़ रहे हैं एकाक्षर। दरअसल हिंदी में इस तरीके से भी वाक्य लिखे जाते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन बनाने के समय आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, हिंदी में यह बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन बनेगा तो इसका ट्रांसलेशन वैसे ही बनेगा जैसे आपने सीधा साधा होना बोधक वाक्य का ट्रांसलेशन लेसन 1 में बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये बनेगा। अब क्यों? क्योंकि अब मैं इसको साबित करूंगा कि ये ट्रांसलेशन क्यों एक अक्षर के तरीके से बनेगा। आम मीठा होता है,
तो आम मीठा होता है हम लिखें या आम मीठा है लिखें, क्या फर्क पड़ता है? आम का तो स्वभाव ही है कि पकने के बाद वो मीठा हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये कि आम मीठा होता है चाहे आम मीठा है, बात बराबर है। यहां होता शब्द देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी इसकी अंग्रेजी कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये बन गया सीधा साधा होना बोधक वाक्य। तो मैंने यहां इरेज आउट किया। आपको जब एक्सरसाइज मिलेगा तो आप इरेज आउट नहीं करेंगे, आप मन में इसको संशोधन कर लेना है। ये मन से सुधार करना है आपको, अपने विवेक से सुधार करके उसको एक अक्षर बनाना है और सीधा साधा होना बोधक वाक्य बनाना है। उसी तरीके से देखिए, बर्फ ठंडी रहती है, तो बर्फ का स्वभाव है ठंडा होना। बर्फ कभी गर्म होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो बर्फ ठंडी रहती है, तो यहां जो रहती है इसके स्वभाव को बता रहा है, उसमें उसका स्वभाव है ठंडा रहना। यहां रहती की अंग्रेजी अलग से कोई नहीं लिखने की जरूरत है। बर्फ ठंडी रहती है या बर्फ ठंडी है, बात बराबर है। मैंने इस रहती को यहां से इरेज आउट कर दिया। आप अपने मन में इसको संशोधित कर लेंगे। मैं दो में नहीं मिटाता हूं, रहने देता हूं यहां पर मैं। तो ये इसी तरीके से बनेगा। मैंगो इज स्वीट, आइस इज कोल्ड। रामपुर यहां से 4 मील पड़ता है, तो इसमें पड़ता की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये पड़ता है अगर हटा ही दे तो क्या फर्क पड़ता है? मीनिंग में कोई परिवर्तन आ रहा है? नहीं आ रहा है। रामपुर यहां से 4 मील है, बात तो वही हो गई। लड़के बहादुर होते हैं, अरे लड़के बहादुर होते हैं चाहे लड़के बहादुर हैं में क्या अंतर है? ये तो कॉमन सी बात हो गई। लड़के सामान्यतः बहादुर होते ही हैं, वो बहुत सारे साहसिक काम करते हैं, उछल कूद, खेल कूद, कूद फान, ये सारा तो वो करते ही हैं। तो लड़के बहादुर होते हैं, तो मैंने उसको संशोधित करके ये सीधा साधा। अब आपको समझ में आ गया कि जैसे सीधा साधा होना बोधक वाक्य का ट्रांसलेशन आपने बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी बनेगा। अब मैंने एक चीज इसमें सिखाया था कि एक वाक्य को 6 रूप में कैसे बदलते हैं। दरअसल 4 रूप होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के 2-2 फॉर्म होते हैं। वो क्या है? एफर्मेटिव, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में चलते हैं। वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक शब्द नहीं भी मौजूद हो, सो इंट्रोगेटिव निगेटिव कहेंगे। अगर केवल प्रश्न पूछ रहे हैं तो वह इंटेरोगेटिव हो गया। जिस वाक्य में केवल नहीं हो वह नेगेटिव हो गया, और जिसमें न प्रश्न हो न नहीं हो वह एफर्मेटिव हो गया। तो यहां आपने देखा कि एफर्मेटिव वाक्य का जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तब वर्ब, तब रिमेनिंग मैटर। जब नेगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी पहले, तब वर्ब, तब नॉट नो और तब रिमेनिंग मैटर। ये इंट्रोगेटिव क्या और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या वाला और आईपीए वाला, ये समझना जरूरी है। थोड़ा सा मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूं। अब मैं इसको इरेज आउट करूंगा यहां से और आपको नई चीज बताऊंगा। अभी मैं एकाक्षर बहुअक्षर बार बार इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जब बहुअक्षर वाले, अभी तो एकाक्षर वाला वाक्य का जब हम अनुवाद सीख रहे हैं तो एक वाक्य को 6 रूप में बदलना हमने सीखा है। जब मैं बहुअक्षर आपको बताना शुरू करूंगा, यानी 10 वीडियो ट्रांसलेशन की कंप्लीट होगी, उसके बाद का जो वाक्य मैं ट्रांसलेशन मैं सिखाऊंगा उसमें एक वाक्य को 72 तरीके से ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। यानी एक ही वाक्य के 72 रूप हो जाएंगे, उसमें ये 6 वाला भी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं बार बार एकाक्षर और बहुअक्षर का जिक्र करता हूं। अब ये क्या वाला इंट्रोगेटिव क्या है ये पहचानना जरूरी है। देखिए, क्या वाला इंट्रोगेटिव का पहला पहचान ये है कि वैसा प्रश्न जो क्या से शुरू हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, वो जब भी शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा, यानी उसका पहला शब्द क्या होगा। ये पहला पहचान है। और दूसरा पहचान है कि इसका जवाब केवल 2 शब्द हाँ या ना में हम दे सकते हैं, तीसरे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और आईपीए वाला ये भी समझना जरूरी है। आईपीए का फुल फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो उसको हमने शॉर्ट में रखा। अब इसमें क्या होता है, इसकी पहचान है कि यह कभी भी क्या से शुरू नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें क्या नहीं आएगा, ये क्या से शुरू नहीं होगा, यानी इसका पहला शब्द क्या नहीं होगा, उसके बदले क्यों, कैसे, कब, कहां, किसे, ये सब चीज आएगा। क्या से कभी शुरू नहीं होगा। पर क्या अगर आएगा तो या तो बीच में आएगा या अंत में आएगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पर तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए, यहां क्या आया लेकिन शुरू में नहीं आया, ये बीच में आया। और क्या वाले का पहचान है कि ये क्या से ही शुरू होगा, क्या
तुम बीमार हो। अगर बीमार होगा तो हाँ जवाब होगा, नहीं होगा तो ना। और इसकी शुरुआत क्या से हो रही, तो ये क्या वाला इंट्रोगेटिव हो गया। और ये तुम्हारा नाम क्या है, ये IPA वाला इंट्रोगेटिव हो गया। यहां पर आप तुम्हारा नाम क्या है का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा राम, सुरेश, महेश, दिनेश, जो भी आपका नाम होगा बताना पड़ेगा। तो ये IPA वाले की पहचान है। दूसरा, इसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। और ये कभी भी क्या से शुरू नहीं होता, आएगा भी क्या तो वाक्य के बीच में आएगा या अंत में आएगा। तो चलिए, आपने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य का रूप आपने समझ लिया कि इंट्रोगेटिव क्या वाला क्या है और इंट्रोगेटिव IPA वाला क्या है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो पहले वाले में भी देख लेंगे, मैंने इस पर विस्तार से बताया है कि क्या वाला और IPA वाला क्या है। अब हम ट्रांसलेशन, जैसे मैंने वाक्य लिखा था कि आम मीठा होता है, ये बहुअक्षरी होना बोधक हो गया। मन में ही हम होता को हटा देंगे तो बच जाएगा आम मीठा है। और इसका ट्रांसलेशन बनेगा तो आपके सामने वहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब्जेक्ट की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, मैंगो इज स्वीट। नेगेटिव, आम मीठा नहीं होता है। आप ऐसा मैं लिख देता हूं, कच्चा आम, कच्चा आम मीठा नहीं होता है। तो लिखेंगे ग्रीन मैंगो इज नॉट स्वीट। ये ग्रीन मैंगो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया और ये रिमेनिंग मैटर हो गया जो हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है। तीसरा, क्या इमली मीठी होती है। मैंने यहां रूप बदला है, ऐसा ही एक्सरसाइज भी मिलेगा, पर चल रहा है भाई एफर्मेटिव, नेगेटिव, क्या वाला इंट्रोगेटिव। तो पहले हम वर्ब की अंग्रेजी लिखेंगे, इसी वर्ब से इस क्या की भी अंग्रेजी बन जाती है। इज टैमरिंड स्वीट। अब क्या वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या इमली खट्टी नहीं होती है। फिर बनेगा ट्रांसलेशन, इज टैमरिंड नॉट सावर। तो आपने ये चीज देखा कि ये इस तरीके से ट्रांसलेशन बन रहा है। IPA वाला इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको। क्यों आम मीठा होता है। तो ये पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी, यही IPA हुआ। पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तब वर्ब लाएंगे। वाई के बाद अगर मैंगो कर दिए तो गलत, नहीं, पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट। वाई इज मैंगो स्वीट। और अंतिम जो हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव IPA वाला है उसका ट्रांसलेशन भी आपको मैं बना करके यहाँ बता देता हूँ। और इसके बाद एक्सरसाइज आपको लिंक में मिलेगा, उससे आप बनाएंगे। क्यों आम मीठा नहीं होता है। ये हो गया, वाई इज मैंगो नॉट स्वीट। तो ये
ट्रांसलेशन बिल्कुल जैसे सीधा साधा होना बोधक वाक्य था वैसे ही बहुअक्षरी होना बोधक वाक्य का भी बनेगा। ये देखने में बहुअक्षरी होता है, इसको संशोधित करके हम एक अक्षर बनाएंगे। अगला वीडियो जो होगा वो देयर वाला होना बोधक, जो इसका तीसरा प्रकार होगा, मैं उस पर आपको बताने वाला हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देयर वाले वाक्य में नो नॉट का कैसे प्रयोग होता है, उससे इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, कहां कहां प्रयोग होगा, तो अगला वीडियो इससे और भी इंटरेस्टिंग होगा। अभी एक वाक्य के 6 रूप सीख रहे हैं, एक अक्षर क्रिया वाले में, बहुअक्षर वाले में एक वाक्य का 72 रूप जब हम बनाना सीखेंगे तो कोई भी आराम से अंग्रेजी बोलना आसानी से कर पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती और बहुत आसानी से होगी और रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट के साथ आप समझेंगे। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ और बने रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को बताएं, अन्य दोस्तों को बताएं कि वो भी इससे लाभ उठाएं।